नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप सारे लोग आ जाइए फटाफट, टकाटक इधर आ जाओ। सवाल है आपका, लाइफ ऑफ वॉल्टर स्कॉट वाज द क्रिएशन। कल आप पढ़े थे जॉन लॉक हेड। जॉन लॉक हेड जो है ये लिखे थे वॉल्टर स्कॉट की बायोग्राफी। वॉल्टर स्कॉट की बायोग्राफी को लिखने का इन्होंने काम किया था। किन्होंने किया था? जॉन लॉकहार्ट ने। और जॉन लॉकहार्ट जो है ये क्या है? तो ये वॉल्टर स्कॉट के दामाद हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के बारे में, रॉबर्ट साउदी के बारे में, मैरी लैम्ब के बारे में कल हमने आपको जरूर बताया था, आप इसे पढ़े भी होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कॉर्नील इज द नेम ऑफ अ। कॉर्नील जो नेम है ये किन का नेम है? ग्रीक हिस्टोरियन का, इटालियन एसेइस्ट का, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट का और स्पेनिश पोएट का। अब यहां पे आइए, कॉर्नील जो नाम है ये नाम आया कहां से है? तो एक वर्ड है CORNE, और ये कॉर्न नेम जो है ये आपके फ्रेंच लिटरेचर का है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज से ये नाम आपका लिया गया है, कॉर्न, CORNE। और वहीं से एक राइटर का नाम हुआ कॉर्नेल, जो कि एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं। FRENCH, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं, DRAMATIST, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट की बात आप करेंगे। ये स्पेनिश नहीं है, इटालियन नहीं है और ग्रीक भी नहीं है, तो ये आपके क्या है? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। ध्यान आप जरूर रखेंगे, ऑप्शन सी आपका यहां पर आंसर होगा। किस लैंग्वेज से वर्ड आया है? कॉर्न से। और किस लैंग्वेज का ये वर्ड है? तो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। हु रोट द 4 एजेज ऑफ पोएट्री? हु रोट द 4 एजेज ऑफ पोएट्री? पीबी शैली, कॉलिंस, इलियट और पिकॉक। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप मुझे यहां पे जितने भी राइटर्स हैं सबका फुल नेम बताइए। शैली का फुल नेम क्या है? कॉलिंस का फुल नेम क्या है? इलियट साहब का फुल नेम क्या है? और फिर आपका यहां पे पिकॉक का फुल नेम क्या है? पहले फुल नेम सबका बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आंसर तो पिकॉक है ना? काइंड बिहेवियर फॉर समवन। चलिए बताइए, सभी का फुल नेम बताइए फटाफट, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगा इन सभी चीजों को। अमलेश कह रहे पैथेटिक फॉलेसी एक डिवाइस है। लिटरेचर तो मुझे आता ही नहीं, क्यों नहीं आता है? चलिए बहुत बढ़िया। पीबी शैली, परसे बिशे शैली, विलियम कॉलिंस, थॉमस एस्टांस इलियट। और पिकॉक का पूरा नाम क्या है? पिकॉक का पूरा नाम क्या है? परसे बिशे शैली, विलियम कॉलिंस, थॉमस एस्टांस इलियट। पिकॉक का नाम नहीं मालूम किन्हीं को? आइए यहां पे, तो सबसे पहले बात करेंगे शैली की। बात करोगे तो ये आपके है परसे बिशे शैली। परसे, BYSSHE, बिशे शैली, पीबी शैली इनको बोलेंगे। कॉलिंस की बात करेंगे तो कॉलिंस साहब का पूरा नाम है विलियम कॉलिंस। विलियम विल्की, WILKIE, विलियम बिल्की कॉलिंस। क्लियर है मामला? इलियट का नाम रखेंगे तो इनका नाम है TS इलियट, यानी थॉमस एस्टांस इलियट। और पिकॉक की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम है थॉमस लव पिकॉक। थॉमस लव पिकॉक, थॉमस लव पिकॉक की हम बात करेंगे, ये इनका पूरा नाम है। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए, इसमें दो ऐसे राइटर हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ऑप्शन में। एक तो आपके पीबी शैली और एक आपके TS इलियट। इन दोनों के बारे में यहां पे डिटेल्ड में बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर द 4 एजेज ऑफ पोएट्री जो है, द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, इसके बारे में आप बात कर लीजिए। तो ये थॉमस लव पिकॉक के द्वारा लिखा गया 1820 में, 1820 में लिखा गया। थॉमस लव पिकॉक जो आपके हैं ये आपके पीबी शैली के फ्रेंड हैं। थॉमस लव पिकॉक जो हैं ये पीबी शैली यानी परसे बिशे शैली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? और जब ये ऐसे लिखा गया द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, तो आपके पीबी शैली इस ऐसे से बहुत इंस्पायर हुए, है ना? और इन्होंने एक इनकम्प्लीट ऐसे लिखा, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट। इस ऐसे से इंस्पायर होके एक ऐसे लिखने का काम किया जो इनकम्प्लीट है। उस इनकम्प्लीट ऐसे का नाम बताइए, और वो लिखा गया था 1821 में। और कल नहीं, धाकर बैच में ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। तो जो बच्चे यहां पे धाकर बैच के हैं वो जरूर जवाब देंगे कि थॉमस लव पिकॉक के
द फोर एजेज ऑफ पोएट्री से इंस्पायर होके पीबी शैली ने एक ऐसे लिखने का काम किया जो ऐसे इनकम्प्लीट रहा, और जो 1821 में लिखा गया उस ऐसे का क्या नाम है ये आप बताएंगे। दूसरी बात, थॉमस लव पिकॉक जब ये लिखे द फोर एजेज ऑफ पोएट्री तो इन्होंने ऑफेंड किया था यानी अटैक किया था लिखते हुए ये रोमांटिक्स के बारे में, रोमांटिक एज के और भी जो राइटर हैं उनकी आलोचना किए थे। ये भी आपका एक सवाल है, ऑफेंड है ना, अटैक करना यानी अटैक ऑन रोमांटिक्स। अपनी लेखनी के माध्यम से आलोचना की गई थी रोमांटिक एज के कुछ राइटर्स के लिए, ध्यान रखेंगे। एक बार कमेंट दिखा दीजिए, ठीक है ना। थॉमस लव पिकॉक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो नहीं कर रहा ऐप पे, ठीक हो जाए तो हम टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप मुझे बताओ पहले क्या नाम है पीवी शैली इंस्पायर होके जो लिखे उस ऐसे का क्या नाम है, मैं बता चुका हूं धाकर बैच में। अब यहां पे आइए, विलियम विल्की कॉलिंस जरूर पढ़िए। टीएस इलियट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टीआरई 2.0 में टीएस इलियट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो टीएस इलियट सबसे पहले है कहां के, तो ये एक अमेरिकन राइटर हैं, ये अमेरिकन राइटर हैं। ये पैदा कब होते हैं, 1888 में ये पैदा होते, और 1965 में इनकी डेथ होती है। और 1965 की अगर आप बात करेंगे तो 1837 से लेके 1901 तक विक्टोरियन एज रहा, और विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न एज आ गया। इसीलिए टीएस इलियट साहब 1901 के बाद 1965 तक रहे हैं, तो इनको मॉडर्निस्ट बोला जाता है। पहली बात तो ये कि टीएस इलियट को मॉडर्निस्ट बोला जाएगा, मॉडर्न एज का राइटर बोला जाएगा। और ये राइटर भी थे, एसेइस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, है ना, ये सारे के सारे थे, ये ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद इनका नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1888 से 1927 तक, और फिर 1927 से 1965 यानी अंटिल हिज डेथ, अपने मौत तक, ये 2 ईयर जरूर आप याद रखें। क्यों याद रखें, क्योंकि 1888 से 1927 तक ये यूएसए यानी अमेरिका में ही रहे, और 1927 के बाद ये आ गए यूके यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, और यहां आने के बाद यहीं पे सेटल हो गए, यहीं पे रह गए। और 1927 के बाद अमेरिकन सिटीजनशिप को इन्होंने रिनाउंस कर दिया, यानी अमेरिकन सिटीजनशिप को खत्म करके ये पूरे ब्रिटिश हो गए, है ना, और यहीं पे बस गए, यहीं पे रह गए। वेरी गुड श्वेता, डिफेंस ऑफ पोएट्री विलियम पीवी शैली, बहुत अच्छे, यहां पे जवाब मिलेगा। बस ध्यान से कहानी को सुनते जाइए। तो यूएसए में कब से कब तक, 1888 से 1927, और फिर 1927 से 1965 ये यूके में रहे, और यहीं पे बस गए, यहीं पे शादी वगैरह इनकी हो गई। क्लियर है मामला। टीआरई 2.0 में इनसे सवाल जो पूछा गया था, इनकी एक कविता है, एक पोएम है, और उस पोएम का नाम है द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, LAND। और वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी डैमेज हुआ था, जो क्षति हुई थी, उसके प्रभाव में ये लिखने का काम किए थे द वेस्टलैंड, और ये पब्लिश हुआ था 1922 में। 1922 में वेस्टलैंड आपका पब्लिश हुआ। और भी बातें करनी है इसके बारे में, आइए। कई बार वैसे मैं बता चुका हूं इसके बारे में, लेकिन फिर भी डिटेल्ड वे में चर्चा करनी है, बस आप ध्यान से सुनते जाएंगे। द वेस्टलैंड, अब द वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं तो ये पोयम है, ये पोयम है आपका, और इस पोयम में आपके 4, कई बार ऑप्शन में आ जाता है 433, और कई बार ऑप्शन में रहेगा 434। तो 433 या 434 लाइंस की ये हमारी पोयम है। जब टीएस इलियट साहब इस पोयम को लिखे, किन्होंने लिखा, टीएस इलियट ने, यानी थॉमस एस्टान्स इलियट ने। जब इस पोएम को लिखे तो पोएम काफी लंबी थी, लेकिन टीएस इलियट के एक सीनियर हुए और इनके एक दोस्त भी हुए, जिनका नाम है एजरा पॉन्ड। एजरा पॉन्ड जरूर आपने नाम सुना होगा। और एजरा पॉन्ड के फुल नेम की बात करें, कंप्लीट नेम की बात करें, तो एजरा पॉन्ड का कंप्लीट नेम है एजरा लोमेश, एजरा लोमेश विस्टन, WESTON, विस्टन पाउंड, है ना, एजरा लोमेश विस्टन पॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम है। ये टीएस इलियट के सीनियर भी हैं और टीएस इलियट के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, यानी ये दोनों जो हैं ये मेंटोर भी हैं टीएस इलियट साहब के, मेंटोर और दोस्त दोनों हैं। तो जब टीएस इलियट साहब द वेस्टलैंड पोएम लिखे तो वो बहुत लंबी पोएम थी। उस पोएम को शॉर्ट करने के लिए, यानी इस पोएम को
एडिट किन्होंने किया? तो इस पोएम को एडिट करवाया एजरा पॉन्ड ने। यह भी सवाल आ जाता है कि द वेस्टलैंड के एडिटर बाद में कौन हुए? तो एजरा पॉन्ड हुए। राइटर हैं आपके टीएस इलियट साहब। एडिटर बाद में उसको छोटा किया गया, एडिट किया गया, और वो थे आपके एजरा पॉन्ड, और ये भी अमेरिकन राइटर हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपके कमेंट्स को भी बिल्कुल भी नहीं देख रहा, मैं बस बताता हूं, उसके बाद में सवाल करूंगा। अब आइए यहां, और ये हमारा पूछा गया था किसमें? तो ये पूछा गया था टीआरई 2.0 में। और सवाल ऐसे नहीं पूछा गया था, इस पोएम की एक लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, और बोला गया था दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोयम, दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोयम। तो ये लाइन है टीएस इलियट साहब के द वेस्टलैंड पोयम से, है ना। इसीलिए हर एक पोयम का लाइन मैं आपको धाकर बैच में पढ़ाता हूं, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते, और ये टीआरई 2.0 में पूछा गया सवाल है। अब आइए यहां, टीएस इलियट साहब को 2 टाइम्स बोल रहा हूं, एक बार नोबेल प्राइज मिला है। आप हमें बताएं कि टीएस इलियट साहब को नोबेल प्राइज कब मिला, और जिस ईयर नोबेल प्राइज मिला उसी ईयर एक और अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का क्या नाम है? मैं ही लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो ऑर्डर ऑफ द मेरिट और आपके नोबेल प्राइज, ये दोनों सेम ईयर में मिला है टीएस इलियट साहब को। तो आप मुझे बताइए कब मिला, किस ईयर मिला। दूसरी बात, अगर द वेस्टलैंड की बात करेंगे तो ये 2 टाइम्स पब्लिश हुआ, यानी 2 टाइम्स पब्लिश हुआ, क्लियर है मामला। और 2 टाइम्स पब्लिश हुआ 1922 में। सबसे पहले पब्लिश हुआ आपको यूके में, और दूसरी बार पब्लिश हुआ यूएसए में, है ना, यूएसए में। ध्यान रखना है आपको, यूके में पब्लिश हुआ द क्राइटेरियन मैगजीन में, ये सब सवाल जरूर पढ़िएगा। और यूएसए में पब्लिश हुआ द डायस नाम के मैगजीन में, और दोनों का डेट जो है वह 1922 है। लेकिन फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में, सेकेंड टाइम यूएसए में, ध्यान रखेंगे आप। इसमें कोई धाकर बैच का है? हाँ, धाकर बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अनामिका है। 1948, वेरी गुड अनामिका, बहुत बढ़िया। 1948 में नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ द मेरिट दोनों मिला टीएस इलियट साहब को। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीएस इलियट साहब, क्योंकि सवाल उनसे बहुत भर भर के मिलता है। अब एक वर्क एट द वेस्टलैंड, कितने सारे स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हैं। रॉक एक्सपेरिमेंट्स और धाकर बैच में लिटरेचर कितने दिन में कितना होगा? धाकर बैच एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल, सब पढ़ाएंगे भाई, उस बैच में जाइए। बैच बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन हर एक क्लास है, और वो बैच तब तक रहेगा जब तक टीआरई 4 का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। 40 क्लासेस में ले चुका हूं, आप ये नहीं सोचेंगे सर 40 क्लास आप ले चुके तब तो वो पुराना बैच हो गया। बिल्कुल पुराना बैच नहीं है, पुराना है, लेकिन हर एक चीज पढ़ाया जा रहा है, और तब तक वो बैच आपका रहेगा जब तक टीआरई 4 का पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, द डायस है, वेरी गुड। सुभाष सिंह पीबी शैली, द रिवॉल्यूशनरी पोएट ऑफ द होप ऑफ रिजेनरेशन, वेरी गुड। नोबेल प्राइज 1948, द क्राइटेरियन यूके, द डायल मैगजीन, एक मिनट, हाँ द डायल होगा, सॉरी मैं डायस लिख क्या, आप बच्चे के डायस भी लिखे हैं, द डायल होगा, सॉरी। हाँ सुप्रिया, अब तो डायस नहीं होगा, किन्होंने डायल लिखा था? एक द डायल कर दीजिए अनामिका, मैं भी गलत हो गया था यहाँ पे, सुप्रिया सही बोल रही हैं। विजय शंकर कुमार जी, सर टीआरई 40 में इंग्लिश का पीडीएफ क्लास वाइज नहीं दिया गया है। टीआरई 4 बिल्कुल जाता है पीडीएफ। भाई आप किस बैच में हो, नए बैच या पुराने बैच में? सुभाष सिंह, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टीएस इलियट, हाँ वेरी गुड। 47 क्लास हो गया, 47 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही शानदार और जबरदस्त बैच है। गोपाल जी, आप धाकर बैच में हो क्या? गोपाल आप जवाब देंगे। चलिए अब आइए यहाँ पे, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होता है, इतनी सारी बातें, तब जाके आपका काम हो पाएगा। और थॉमस लव पिकॉक, मैंने आपसे सवाल किया था कि थॉमस लव पिकॉक जो है ये लिखने का काम किए 4 एजेज ऑफ पोएट्री, और 4 एजेज ऑफ पोएट्री जो एक रोमांटिक एज के राइटर पे कैटेगरी था, ये भी आपके उसी एज के राइटर माने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले रहे हैं, क्लियर। और पीबी शैली, कुल मिला के आपका ये था जवाब। क्या था कि इनसे इंस्पायर होकर पीबी शैली क्या लिखे थे, है ना, कौन बताएगा मेरे को?
क्लास 56 का पीबीएफ नहीं रहा, पुराने बैच में हो, मैं देख लेता हूं, देख लूंगा। चलो यहां बताइए पहले कि द फोर एजेज ऑफ पोएट्री रिटन बाय थॉमस लव पिकॉक, है ना, और इसे पढ़ के इंस्पायर होके आपके पीवी शैली कौन सा ऐसे लिखे जो ऐसे इनकम्प्लीट रहा? 1821 में लिखा गया था। डिफेंस ऑफ पोएट्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिफेंस ऑफ पोएट्री कौन लिखे? पीबी शैली। याद रखेंगे, डिफेंस ऑफ पोएट्री, और ये लिखा गया 1921 में, और ये सॉरी 1921 बोल रहा हूं, 1821 में, है ना, 1821 में। और ये एक ऐसे है जो कि इनकम्प्लीट है। हर एक बात का ध्यान जरूर रखा कीजिए आप लोग पुराने वाले बैच में, ठीक है भाई साहब। विजय जी हम देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है वहां पे। 56 नंबर क्लास का पीडीएफ नहीं गया, ओके भाई। यहां पे आ जाइए, ये हो गया आपका हु रोट द बुक हीरोइक इडलिश। हीरोइक इडलिश, एक बुक है आपका हीरोइक इडलिश, और एक बुक है आपका किंग ऑफ हीरोइक इडलिश। किंग ऑफ हीरोइक इडलिश। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। हीरोइक इडलिश लिखने का काम आपके किए W.S. लैंडोर। अब इनका पूरा नाम क्या है? वॉल्टर सैवेज, वॉल्टर सैवेज लैंडोर। क्लियर है मामला? अब आइए, W. कॉबेट एक वर्ड आए, एक राइटर हुए, विलियम कॉबेट, विलियम COBBET, विलियम कॉबेट की बात करेंगे। उसके बाद लेहंट, लेहंट का पूरा नाम है हेनरी जेम्स लेहंट। पूरा नाम इनका हो जाएगा हेनरी जेम्स LEIGH ले और HUNT हंट, तो हेनरी जेम्स लेहंट, ये ध्यान में रखना है। और W. स्कॉट यानी वॉल्टर स्कॉट की बात आप करेंगे। अगर W. स्कॉट की बात कर रहे हैं तो वॉल्टर स्कॉट की बात करेंगे आप। क्लियर है मामला? चलिए, और अभी वॉल्टर स्कॉट की कल भी सवाल आया था और आज भी मैंने उसको रिकैप करवाया। वॉल्टर स्कॉट साहब की जो बायोग्राफी है, ये लिखने का काम किन्होंने किया है, किन राइटर ने किया, क्या नाम है उस राइटर का, बताइए। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इनकम्प्लीट। हुजैफा अनामिका सारे जवाब कैसे दे देती हैं। बहुत मेहनत करती हैं, बहुत पढ़ती हैं, जो बोलता हूं हर एक बात को मानती हैं, जितना पढ़ने बोलता हूं उससे शायद ज्यादा ही पढ़ती है, इसलिए जवाब दे देती है। आप भी दे देंगे। आइए, मैंने बोला वॉल्टर स्कॉट की बायोग्राफी, इसको लिखने का काम किन्होंने किया? कल ही पढ़ाए थे आपके इसी टाइम में, और आज आने के साथ उसको क्विक रिकैप भी करवाया। चलो तो बताओ, आंसर तो यहां पे हो जाएगा, हीरोइक इडलिश के राइटर आपके W.S. लैंडोर हैं। और यहां पे हमने बोला किंग ऑफ हीरोइक इडलिश, ये किन्होंने लिखा? तो ये लिखने का काम किया आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ये जो हमारे राइटर हैं, ये किस एज के राइटर हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जॉन लॉकहार्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। जॉन जिब्सन लॉकहार्ट, हाँ उनका नाम है जॉन जिब्सन लॉकहार्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। याद नहीं है? जॉन लॉकहार्ट राइटर द लाइफ ऑफ वॉल्टर स्कॉट। हाँ, और वॉल्टर स्कॉट के साथ साथ एक और राइटर के बारे में इन्होंने लिखा, और वो है आपके कौन? रॉबर्ट बर्न्स, जिनको रैबी वंश बोला जाएगा। और रॉबर्ट वंश के बारे में TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था 9th के पेपर में। रॉबर्ट वंश जो है नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड के वो राष्ट्रीय कवि हैं, नेशनल पोएट हैं। कल ही बताए थे कि आपके जो ये लॉकहार्ट साहब हैं, एक बायोग्राफी लिखे वॉल्टर स्कॉट के बारे में, और दूसरा इन्होंने लिखा रॉबर्ट बर्न्स के बारे में। ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है, ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं, विक्टोरियन एज के राइटर हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? तो आपको याद होना चाहिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एक दिन और बताया था इसी टाइम पे, कि ये आपके पोएट लॉरेट रहे, ये पोएट लॉरेट रहे हैं इंग्लैंड के। हर एक कहानी को याद रखिए। और पोएट लॉरेट जो ये रहे कब से कब तक? तो 1850 से लेके 1892 तक। अब यहां पे अगर हम बात करें भैया कि 1850 से 1892 ये क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे विक्टोरियन एज के पीरियड को, तो 1837 से 1901,
है ना। तो ये हमारे विक्टोरियन एज के राइटर कहे जाएंगे। और इनके नाम से एक और सवाल बनता है। सवाल ये है कि विक्टोरियन एज में सबसे ज्यादा समय तक पोएट लॉरेट रहने वाले राइटर कौन, तो वो भी आपके कौन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्लियर। कैसे, जैसे हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं बंधु, तो वो तो हमारा 1837 से 1901 जाता है ना। और यहां पर अगर आप बात करेंगे पोएट लॉरेट के बारे में, तो एक हमारे हुए रॉबर्ट सऊदी। रॉबर्ट सऊदी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारे रहे हैं 1813 से 1843, है ना। और विक्टोरियन एज की शुरुआत हुई है 1837 में। तो 1837 और ये 43 तक, तो 6 साल तो ये भी रहे। अगर विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो विक्टोरियन एज में 6 साल ये भी पोएट लॉरेट रहे कौन, रॉबर्ट सऊदी। और रॉबर्ट सऊदी की डेथ होती है 1843 में। इसके बाद आपके आते हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ आपके 1843 से 1850। तो ये तो विक्टोरियन एज ही है। आपके ये राइटर हैं रोमांटिक एज के, लेकिन पोएट लॉरेट किस एज में बने हैं। और रोमांटिक एज की अगर आप बात करेंगे तो वो आपके 1798 से 1837 है कि नहीं है। लेकिन पोएट लॉरेट ये कब बने, 1843 में। ये राइटर हैं रोमांटिक एज के, लेकिन पोएट लॉरेट बने विक्टोरियन एज में, क्योंकि विक्टोरियन एज की शुरुआत कब, 1837 में, है ना। और जब विक्टोरियन एज 6 साल बीत गया, उसके बाद आपके ये पोएट लॉरेट बने कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। और 147 से ये 7 साल रहे पोएट लॉरेट विक्टोरियन एज में। और अगर हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करेंगे तो ये 50 से लेके 92 यानी ये 42 साल रहे। तो ये आपको जरूर याद रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात विक्टोरियन एज में क्यों कर रहे, क्योंकि ये रोमांटिक एज के राइटर हैं रोमांटिक एज के, लेकिन पोएट लॉरेट बने हैं विक्टोरियन एज में। ये सब ध्यान रखिए, एकदम इसको ओपन करके रखिए। क्लियर है ना, ये सब समझ में आया। ये कहानी आपके पल्ले पड़ी, एक बार आप बता देंगे प्लीज। मैं आपको यहां पे कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं जो आप सीख चुके हैं उसी चीज को बार बार बताने, रिवीजन करवाने आता हूं यूट्यूब पे, है ना। तो ध्यान रहे इन बातों का। मनीष कुमार कह रहे 42 ईयर्स नंबर, उसके बाद नाउन। चलिए बताइए, समझ में आया। इसीलिए ये जो टाइम आपका रखा गया है लिटरेचर के लिए खास करके, क्योंकि बच्चों को लिटरेचर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये टाइम हमने सिर्फ लिटरेचर पढ़ाने के लिए ही। और कुछ नया सीखना है तो धाकर बैच में आइए। नया सीखना है धाकर बैच में, वहां पे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे धाकर बैच में। फिर आओ आप यहां, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने आइए। मैं एक ही चीज बार बार आपसे पूछूंगा और आप जवाब देंगे, आप सही जवाब देंगे, गलत जवाब देंगे, है ना। ये सब ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो सवाल जरूर कर लीजिएगा। अब आइए यहां पे, तो हर एक राइटर के बारे में जान गए। ले हंट, ये भी बहुत अच्छे राइटर हुए। और ले हंट जो है बहुत सारे राइटर्स को मिलाने का काम किया, जैसे आपके जॉन किट्स, पीबी शैली की दोस्ती इन्होंने करवाई थी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। वॉल्टर स्कॉट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये सब ध्यान रखेंगे आप। विलियम कॉबेट हो सकता है आज आपका नया नाम हो आपके लिए, और WS लैंडर ये आपका नया नाम हो। तो जो भी आपको इस टाइम में, जो आप मेरे साथ पढ़ते हैं, जो भी नया नया नाम आपको सुनने में मिले, आप क्या करें, उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, जैसे जो नए हैं। क्लियर है, उनके बारे में गूगल से, विकिपीडिया से पढ़ें, शॉर्ट नोट तैयार करें और उसे बार बार देखते रहें। हो सकता है जो आज आपको नया लगता है एक समय के बाद पुराना हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप मुलाकात करेंगे। ये पढ़ने का तौर तरीका होता है। तो जो भी आपको, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चंस पढ़ा, या 1 घंटे में, हम 1 घंटा में 5 ही क्वेश्चन पढ़े, उस 5 क्वेश्चन में 2 चीज आपको लगा नया, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा था, तो उसको 2 को क्या करें, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, सब चीज है आपके पास, तो विकिपीडिया पे जाइए, पढ़िए और उनके बारे में शॉर्ट में लिख लीजिए, ताकि आइडिया रहे। बहुत बढ़िया रहेगा। धाकर बैच का पीपीटी मिलेगा क्या सर? उस बैच में मिलेगा, उस बैच से बाहर नहीं मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है वॉल्टर लैंडर्स काउंट जूलियन, है ना। काउंट जूलियन क्या है? तो काउंट जूलियन एक नॉवेल है। काउंट जूलियन एक नॉवेल का नाम है, और उस नॉवेल में रिवोल्ट को दिखाया गया है,
और रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, और वो विद्रोह जो है वो पॉलिटिकल रिवोल्ट है, पॉलिटिकल रिवोल्ट है। स्पेन के बारे में दिखाया गया है ना, स्पेनिश पॉलिटिकल रिवॉल्ट की बात करेंगे, है ना। तो वो पोयम नहीं है आपका, ऐसे नहीं है। मेमोर का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ, किसी चीज को याद करते हुए पास्ट के लिए, इन द मेमोरी ऑफ, या आप इसको बोल सकते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट की बात करेंगे। तो ये नहीं है, ये एक ड्रामा के तौर पे है, एक नॉवेल के तौर पे है, जो पॉलिटिकल रिवॉल्ट को बतलाने का काम करेगा, और लिखने का काम काउंट जूलियन, जो कि एक नॉवेल है, किन्होंने लिखा है, वॉल्टर लैंडोर ने। याद जरूर आप रखेंगे इन बातों को। द फोर एजेज ऑफ पोएट्री अभी आपने पढ़ा, फोर एजेज ऑफ पोएट्री किन्होंने लिखा है, थॉमस लव पिकॉक ने लिखा है, अभी पढ़ाया मैंने 1820 में। फिर 1821 में पीवी शैली इसे पढ़े और इसे पढ़ के इंस्पायर हुए, उन्होंने क्या लिखा, डिफेंस ऑफ पोएट्री। और वो डिफेंस ऑफ पोएट्री एक ऐसे का नाम है जो इनकम्प्लीट है, जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, और वो पब्लिश हुआ 1840 में, यानी पीवी शैली की डेथ होती है 1822 में, और पोस्टोमसली यानी मरणोपरांत बाद में जाके पब्लिश हुआ, है ना, डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये सब याद रखना है। फोर एजेज ऑफ पोएट्री जो है ये थॉमस लव पिकॉक लिखे हैं। और थॉमस लव पिकॉक क्यों लिखे, तो अभी अब बताए थे आपको कि ये इसीलिए लिखे कि रोमांटिक एज के कुछ राइटर्स के बारे में इनके मन में जो भी आया तो ये नेगेटिव यानी कि ऑफेंड किए थे रोमांटिक्स को, यानी रोमांटिक एज के कुछ राइटर्स को। और जब रोमांटिक एज के कुछ राइटर्स को इन्होंने ऑफेंड किया अपनी लिखनी के माध्यम से, तो पीवी शैली डिफेंस ऑफ पोएट्री लिख के उस बात को कवर करने का काम किया। यानी थॉमस लव पिकॉक जो लिखे हैं उसमें इतनी बातें, इतनी क्रिटिकल बात वो नहीं बोले, सही गलत का अंदाजा लगाते। मतलब होता है ना, कोई किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, अब आप उसके मित्र हैं, उनको डिफेंड करना है आपको, तो उस चक्कर में पीवी शैली डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखे थे, इसलिए नाम है डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तो थॉमस लव पिकॉक को कवर करने के लिए, है ना, कि उनके बोलने का मतलब ये नहीं ये था, है ना, इसीलिए उसका नाम है डिफेंस ऑफ पोएट्री। ध्यान रखेंगे। कहानी सुनने में मजा आ रहा है आप लोगों को। द फोर एजेज ऑफ पोएट्री वॉज एन अटैक ऑन रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म की बात करेंगे मतलब हम रोमांटिक एज के राइटर की बात कर रहे हैं, रोमांटिक एज के राइटर की हम बात कर रहे हैं। और रोमांटिक एज के राइटर की बात करेंगे तो रोमांटिक एज कब से कब तक, तो 1798 टू 1837 तक ये जाता है कंप्लीट फॉर्म में। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, रोमांटिक एज। और इस एज में ढेर सारे राइटर हुए। रोमांटिक एज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। कल हमने सवाल यहां पर किया भी था कि आपके वॉल्टर स्कॉट जो हैं वो रोमांटिक एज के किस जनरेशन के राइटर हैं। तो यहां पर श्वेता थी और जवाब दी थी सेकेंड जनरेशन, हमने करेक्ट किया था कि फर्स्ट जनरेशन। क्लियर। आज फिर सवाल करना चाहूंगा कि आपके चार्ल्स लैम्ब जो हुए, चार्ल्स लैम्ब वो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं, और चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज के किस जनरेशन के राइटर हैं। हाँ वेरी गुड श्वेता, मुझे नाम याद होता है। जो बच्चे मेरे यूट्यूब सेशन में बहुत एक्टिव होते हैं उनका नाम मुझे याद हो जाता है। जैसे आप में से बहुतों का नाम मुझे याद हो चुका है, जब आप नहीं आएंगे तो मैं आपको टोक दूंगा, आप कल क्यों नहीं आए थे, है ना। चार्ल्स लैम्ब किस एज के राइटर है, अनामिका कह रही है सेकेंड जनरेशन। चार्ल्स लैम्ब किस एज के राइटर हैं, सेकेंड जनरेशन कह रहे हैं आप, सेकेंड जनरेशन। अब एक चीज बताइए, अगर आप लोग मेरे साथ धाकर बैच में हैं तो वहां पर मैंने आपको एसटी कॉलरीज के बारे में पढ़ाया। एसटी कॉलरीज गरीब परिवार से थे, ये आप पढ़े मेरे साथ। फिर एसटी कॉलरीज को चैरिटी स्कूल भेज दिया गया था, और उस चैरिटी स्कूल में, मतलब जो उसका नाम था क्रिस्ट हॉस्पिटल, उस स्कूल का नाम है जिस स्कूल में एसटी कॉलरीज पढ़े लिखे। तो क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल का नाम जो है, वहां पे जब पढ़ने गए तो एसटी कॉलरीज की मुलाकात किनसे हुई, चार्ल्स लैम्ब से हुई। किनसे हुई थी, तो चार्ल्स लैम्ब एसटी कॉलरीज के स्कूल फ्रेंड है, यानी स्कूल के दोस्त हैं। और जब एसटी कॉलरीज की आप बात करेंगे तो वो रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के पोएट होंगे। एसटी कॉलरीज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं। क्लियर है मामला। तो जब एसटी कॉलरीज की मुलाकात चार्ल्स लैम्ब से होती है
क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल में, जो चैरिटी स्कूल है जहां पे दोनों पढ़ रहे थे, तो फिर हमारे चार्ल्स लैम्ब सेकेंड जनरेशन के राइटर कैसे होंगे, ये बताइए। कहानी जो पढ़ाता हूं थ्योरी के तहत, उसको याद रखना है। कहानी इसलिए नहीं पढ़ाते कि पढ़ा दिए, आपको याद रखना है, तब ना एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। बिल्कुल, इसीलिए कई बार डेट बर्थ ईयर याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन जो कहानी आप पढ़ते हैं ना धाकर बैच में, वो स्टोरी याद रह जाती है। इसीलिए जैसे आज मैं पढ़ाने वाला हूं उस बैच में जॉन ड्राइडेन, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन 1668, और जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है। उस बैच में हम पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाएंगे। तो अगर किन्हीं को लगे कि लिटरेचर में प्रॉब्लम है, धाकर बैच में जरूर आइए, बहुत ही शानदार बैच है। उस बैच का नाम ही है धाकर बैच। क्लियर? तो आपको मालूम होना चाहिए एसटी कॉलरिज से कब मुलाकात हुई थी चार्ल्स लैम्ब की? क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल में, जो कि एक चैरिटी स्कूल है। फिर 1791 में एसटी कॉलरिज कहां गए? कैम्ब्रिज। और फिर 1794 में निकल गए, मतलब पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किए। और वहां से निकलने के बाद एसटी कॉलरिज की मुलाकात हुई रॉबर्ट साउदी से, है ना। और रॉबर्ट साउदी से मुलाकात हुई, यानी रॉबर्ट साउदी भी आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज के राइटर माने जाएंगे। कहानी को याद रखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आ जाओ यहां पे। अब है एलिजाबेथन पोएट्री। चलिए आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए कि एलिजाबेथन एज की जो हम बात करते हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर में किस एज का सब कैटेगरी है, किसका पार्ट है ये? हम बहुत ऑनलाइन उतना समझ नहीं आता है। धाकर बैच में ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। हो जाफा हो सकता है कि आप नए नए हैं, इंटरेस्ट डेवलप करना होता है लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, और जैसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, हर एक बात आपके समझ में आएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस रख के। मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं बात कर लेंगे। तो आई थिंक आपसे बात हुई थी मेरी, है ना। फिर आप कॉल कर लेंगे। होता है कि लिटरेचर को पढ़ने में थोड़ा सा, क्योंकि इरिटेटिंग है, ये बोर कर देगा आपको, इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होता है, तब जाके ये बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेनेसा का पार्ट बता रहे, और बहुत बच्चे ईयर भी बता रहे कि 1558 से 1603 में ये रहेगा। बिल्कुल रेनेसा का पार्ट है, आप तो कई बार बता चुके। अब रेनेसा की बात करें तो रेनेसा में एलिजाबेथन एज की बात होती है, फिर उसमें जैकोबियन एज होगा, कैरोलिन एज होगा, प्यूरिटेन की बात करेंगे, और उसके बाद आप वहीं पे कॉमनवेल्थ की बात करेंगे। फिर उसी में अलग अलग नेम भी है। एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। जैकोबियन को जॉन डॉन का मामला का एज बोला जाता है। कैरोलिन में किंग चार्ल्स फर्स्ट किंग थे। ये सब आपको याद रखना है ना। जैसे रिस्टोरेशन एज को द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन कहते हैं। ऑगस्टन पीरियड को अलेक्जेंडर पोप का एज माना जाता है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एज ऑफ सेंसिबिलिटी डॉक्टर जॉनसन यानी सैमुअल जॉनसन का एज माना जाता है। तो नेम वगैरह सब याद रखिए जितना आपको पढ़ाया गया है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। न्यो क्लासिकल, चलिए न्यो क्लासिकल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन बताएगा? न्यो क्लासिकल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया बंधु? टाइम तुरंत बीत जाता है। 2। मॉडर्न एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है गोपाल जी। न्यो क्लासिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। न्यो क्लासिकल में आपका आता है रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको आप ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, और जिसको आप एज ऑफ सैमुअल जॉनसन या डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं। यही ना है? मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा ना? अगर गलत पढ़ाऊंगा तो टोक देना है। क्लियर है? ध्यान रहे इस बात का। बहुत अच्छे। रेनेसा पीरियड, जैकोबियन, प्यूरिटेन, कॉमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पहली बार में सही जवाब दिए सर। किसने सही जवाब दिया पहली बार में? अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि श्वेता है या प्रियंका है या शोभा है या अनामिका है या सुप्रिया है, ये जवाब देती हैं, तो ये बहुत मेहनत कर रही हैं, और डेली लगभग सेशन में होती हैं। ये लोग बहुत मेहनत करती हैं, तब जाके हो पाया है। आप भी मेहनत करेंगे, कोई भी करेगा, हो जाएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, ऐसे थोड़ी ना पढ़ा रहा, आ गया पढ़ा दिया।
मैं भी इसके लिए पढ़ता हूं, देखता हूं गूगल से, इधर से उधर से। जो काम मैं खुद सीखने के लिए करता हूं वही काम मैं आपको करने के लिए बोलता हूं कि विकिपीडिया पढ़िए। विकिपीडिया से जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। यहां आप मेरे साथ पढ़ रहे, फिर एक बार जाके अपनी वो क्लासिकल विकिपीडिया पे ओपन किए, फिर पढ़े, तो फिर आप रिलेट करेंगे, फिर सोचेंगे, तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप चीजों को सीखेंगे, है ना। इसलिए बहुत अच्छा स्टेटस भी एक दिन अनामिका लगाई थी कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे उससे ज्यादा जरूरी है आप रिवाइज कितना करते हैं किसी चीज को, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। और ये टाइम आपका जो है 4 से 5, ये मैं आपको नया कुछ सिखाने के लिए नहीं आता हूं। जिस चीज को आप सीख चुके हैं उसी को रिवाइज करवाने आता हूं, और मैं आते ही रहूंगा। अगर इस टाइम में मैं बिजी हो गया तो रात को 12 बजे आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर आपके बीच में यूट्यूब पे एक बार। बीपीएससी टीआरई वालों के लिए, लिटरेचर से रिलेटेड काम करने के लिए जरूर आऊंगा, और जो आप पढ़ लिए हैं, जो आप सीख लिए हैं, उससे सवाल जवाब करने आऊंगा, आपसे बातचीत करने आऊंगा। यहां मैं इस टाइम आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, आपसे बातचीत करने आया हूं, है ना। ये आप सीख लीजिए। सर सपने में भी आना चाहिए इतना सर्कल, बात मानो। आ जाइए यहां पे। रोमांटिक्स की बात करेंगे तो 1798, और विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो वो रोमांटिक के बाद होता है 1837 टू 1901 विक्टोरियन एज। ये आपको ध्यान में रखना है। टाइम हो गया बहुत जल्दी। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि इस टाइप का सेशन सर डेली 2-3 घंटे का होना चाहिए, ताकि लंबी बातचीत हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? क्योंकि 1 घंटा तुरंत बीत गया, 42 मिनट होने को है, 5 बज गया, मेरा बैच है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 50 हाफ सेंचुरी मार लेंगे हम लोग। द ओल्ड इंग्लिश बैरॉन इज अ नॉवेल बाय, ये एक नॉवेल है। द ओल्ड इंग्लिश बैरॉन जो है ये एक नॉवेल का नाम है, उपन्यास का नाम है। और ये किन्होंने लिखा? क्लारा रीव ने लिखा है। क्लारा रीव राइटर हैं। वॉलपोल की बात करेंगे तो ऑलपोल, हॉरेस ऑलपोल एक राइटर हुए, हॉरेस वॉलपोल। इन्हीं हॉरेस का नाम होरेशियो भी है, HORATIO। तो अगर होरेशियो वॉलपोल लिखा हुआ आ जाए या हॉरेस वॉलपोल लिखा हुआ आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। लेविस की बात करेंगे, CS लेविश, CS लेविश इनका पूरा नाम है। क्लियर है मामला? अब ये सब नाम हो सकता है आपके लिए नया हो, फर्स्ट टाइम आप देख रहे। तरीका जो बताया हूं वो काम आपको करना है। जो भी नया कुछ देखने को मिले, एक नोटबुक खरीद लीजिए, क्लास क्या बोलते हैं, जो भी नोटबुक आपको अच्छा लगता हो, क्लासमेट का या जो भी आपको पसंद है। जो भी नया नाम आपको मिलता है लिटरेचर के रिगार्डिंग, उसको वहां पे राइट डाउन कर लीजिए, गूगल विकिपीडिया से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। और मिसेस शैली किसको बोलेंगे? तो मिसेस शैली बोलेंगे मैरी शैली को। मैरी शैली कौन है? पीबी शैली की वाइफ है, तो मैरी शैली बोलिए। या इसी का नाम कई बार मैरी गॉडविन आता है, क्योंकि विलियम गॉडविन की डॉटर है ये, और इन्हीं के नाम से मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट। अब बोलेंगे सर इतना नाम इनका क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें तो शैली तो इनके हस्बैंड का टाइटल है, तो हस्बैंड के नाम से मैरी शैली। गॉडविन इनके पिताजी का नाम है, विलियम गॉडविन, तो वहां से गॉडविन मिल गया। और वॉलस्टोन इनकी मदर का नाम है, तो वहां से ये वोलस्टोनक्राफ्ट उठा ली। तो मैरी शैली बोलिए, मैरी गॉडविन बोलिए, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट बोलिए, या मिसेज शैली बोलिए, एक ही नाम है। और ये भी नॉवलिस्ट है, और कई बार बता चुका हूं। एक गॉथिक नॉवेल इनका आया 1818 में, बहुत ही फेमस है, फ्रैंकेनस्टीन नाम है, जरूर पढ़िएगा उसके बारे में। पीबी शैली की वाइफ, फादर ऑफ गॉथिक नॉवेल हॉरिस, वेरी गुड। फ्रैंकेनस्टीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शोभा, आपने बहुत अच्छा लिखा। मैरी शैली, मैरी गॉडविन, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, यहीं तक हम रह पाएंगे, क्योंकि आगे हमारी क्लास है सिविल कोड कलर की, तो वहां हमें जाना पड़ेगा। और आपका लेट स्टार्टिंग में 4:10, 7, 8, 15 हो जाता है कभी कभी। वो इसीलिए होता है क्योंकि मेरी क्लास कॉन्टिन्यूसली 12 बजे से चलती रहती है, तो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाता है 5-10 मिनट का, तो इसका आप बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। और बस 15 तारीख तक वेट कीजिए, फिर हम लोगों का नया सेटअप हो रहा है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ आपको टाइम टेबल मिलेगा। और एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो बुक है वो तकरीबन मैं जैसे ही दिसंबर एंड होता है 22 दिसंबर के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा आपके यूट्यूब पे। 2-3 आवर्स डेली रहना चाहिए सर, मन नहीं भरता है, बिल्कुल मन नहीं भरता है। मुझे भी लगता है कि आता हूँ 5 बज जाता है, लेकिन कोई बात नहीं,
मन भी भरेगा, रिजल्ट भी आएगा, सब होगा। लगातार हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, बस आप आते रहिए। देखिए मैं आपको श्योर कर देता हूं, आपको बस मेरे सेशन में आते रहना है। बाद बाकी काम मेरा है कि काम करना कैसे है, आपसे करवाना कैसे है। आप बस आइए, आ जाओ, बस आदत लगा लो आने की कि सर के साथ 1 घंटा बिताना है, और फिर देखिए TRE 4 में सिलेक्शन कैसे नहीं होता है आपका। तो बस आते जाइए, आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए यहां पे। जो भी करना होगा हम करेंगे, और आप हमारे साथ हमें फॉलो करेंगे, और जो बोलूंगा वो उस काम को करते रहना है, बस बात खत्म है, सफलता मिल जाएगी आपको, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।